गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो पिछले वीडियो में हमने मैट्रिसेस पढ़ा। अब उस चैप्टर को थोड़ा होल्ड पे रख के हम डिटर्मिनेंट्स चालू करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो उस चैप्टर के बाद जो चीजें चालू होंगी वो एडजॉइंट से रिलेटेड होंगी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। और इसमें क्या थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का यूज आता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में डिटर्मिनेंट होता है। सो हमें डिटर्मिनेंट आना चाहिए, तो हम डिटर्मिनेंट चैप्टर चालू करते हैं, फिर वापस इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अभी ऐसा मत सोचना कि मैट्रिसेस चैप्टर खत्म हो गया है, एक बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अभी डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद वापस मैट्रिसेस आ जाएगा। ठीक है, अभी एडजॉइंट बाकी है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस बाकी है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाकी है, और साथ ही साथ में कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट बिना समझे मैट्रिसेस चैप्टर आगे आने वाला है, वो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि उसमें आएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट वर्ड यूज आएगा। तो उसके लिए अपने को डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आइए पहले समझते हैं कि चैप्टर क्यों आया। तो दो इक्वेशंस लिखता हूं मैं, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस लिखी हैं। याद करो मैट्रिसेस चैप्टर चालू किया था तब भी ऐसी कुछ बातें अपन ने की थी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए a1 b1 a2 b2 x y इक्वल्स टू c1 c2। अब आप समझ गए होंगे, अब फील आने लगी होगी कि इन मैट्रिक्स को, इन दो इक्वेशंस को इस टर्म में लिख सकते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c1 c2। तो फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल है, सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये थोड़ा पता चल गया होगा कि मैट्रिसेस का कैसे यूज आएगा, समझेंगे इसको। तो ठीक है, इसका अपन एक बार सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हो बताओ? पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो a2 से और दूसरी वाली को कर दो a1 से। ठीक है, ऐसा करो, b से कर दो तो क्या आ जाएगा? देखिए a1 b2x प्लस b1 b2y इक्वल्स टू c1 b2। इसका क्या हो जाएगा? a2 b2x प्लस b2 b1, इधर b1 आएगा y इक्वल्स टू c2 b1। अब इन दोनों को माइनस कर दिया, सो a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स इक्वल्स टू c1 b2 माइनस c2 b1। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आप देखोगे कि ये जो नंबर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म लिखा है ना a1 b2 माइनस a2 b1, ये डिसाइड करेगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन होगा ही नहीं, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा होगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, देखो अभी के लिए याद कर लो कि ये टर्म ही डिसाइड करता है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एक बार थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। देखिए जो हमने लिखा a1 b2 माइनस b2 a1, सपोज करो कि ये जीरो हो गया, सपोज करो एक बार के लिए ये जीरो हो गया,
इसका मतलब a1 b2 इक्वल्स टू b2 a1, इसका मतलब a1 बाई b1, अच्छा b2, अच्छा इधर, अच्छा a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है, ये नंबर है। सो एक बार के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा ये 0 हो गया, ठीक है। सो a1 b2 इक्वल्स टू b1 a2, इसका मतलब a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देखोगे दिस इज स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 एंड दिस इज स्लोप ऑफ इक्वेशन 2। अगर दो लाइन के स्लोप सेम होंगे, दो लाइन के स्लोप सेम होंगे तो दोनों लाइन कैसे हो सकती है, या तो ऐसे हो सकती है, लाइन L1 L2, पता है ना, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल में मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों आपस में कभी मीट करेंगे नहीं, मतलब इसका आंसर नो सॉल्यूशन। इसका एक और केस हो सकता है, कैसे, दोनों लाइन का स्लोप सेम है, मतलब वो कोइंसाइड कर जाए, L1 L2 कोइंसाइड, मतलब अब इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये पैरेलल नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग है, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इन दोनों केस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आए तो ये वाला केस हो सकता है, और a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ जाए तो ये वाला केस होगा, ठीक है। सो मेरे ये अपन फिर से दोबारा पढ़ेंगे, ये बताने का यही पर्पस था कि ये जो टर्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बेसिकली a1 b1 a2 b2 का डिटर्मिनेंट बोला गया है। ये जो है बेसिकली डिटर्मिनेंट है इसका, अगर ये a है तो ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे वो बेसिकली इसमें अपने को हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये चैप्टर भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहता है, और ये हायर इंजीनियरिंग में भी काफी यूज आता है, ठीक है। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली चैप्टर क्या है, ये तो हमने ये पढ़ा है कि ये अपन क्यों पढ़ते हैं चैप्टर। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डिटर्मिनेंट क्या होता है, वैल्यू एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसके साथ एक वैल्यू एसोसिएट की जाती है, वो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 क्रॉस 2 से। अगर मैं 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स लिखता हूं, A11 A12 A21 A22, कोई भी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो इसका डिटर्मिनेंट लिखना है तो पहले तो ऐसा लिखेंगे, या तो ऐसा और डेट A। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। और यहां क्या करना होगा, A21 A22, जो हम इन ब्रैकेट को यहां मुड़ा रहे थे वो अब नहीं करना है, वो सीधा लिख लेना है। ध्यान रखना, इट इज नॉट मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस नहीं है, इट इज नॉट मॉड, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसके साथ जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू ये होगी, मतलब डिटर्मिनेंट है इक्वल्स टू A11 A22 माइनस A12 A21। क्लियर है बात, ठीक है।
तो एक बार ये नोट कर लीजिए